बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2026 के लिए ये एक अनदर सेशन है। आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के हवाले से। इस टॉपिक पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताई जाएं कि किस तरह हम राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। CSS 2026 के एस्पिरेंट्स जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये एक आइडियल टाइम होता है आपके अटेम्प्ट के लिए कि आप इन दिनों में अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में और उनको करने में। तो जैसे कि CSS एक रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम के जो डायनामिक्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, और रिटन या जो आपके राइटिंग स्किल्स होती हैं उसके लिए अगर इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपने दो फैक्टर्स को देखना है। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज एंड अनदर इज़ योर कंटेंट। तो लैंग्वेज की जहां तक बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज CSS एग्जाम्स में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टॉर्च बियरर CSS अकेडमी पर, जिनकी हम कैटेगरीज बनाते हैं, और उसमें यह होता है कि सबसे पहली जो कैटेगरी होती है उसमें हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी लैंग्वेज के क्या इश्यूज हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिनके लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिंसियर स्ट्रगलर्स। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ग्रामर के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और वो अपने इन ग्रामर के इश्यूज को कोप अप करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ख्याल ये रखना चाहिए कि वो सबसे पहले कोई राइटअप लिखें और उसको चेक करवाएं किसी मेंटोर से, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होता कि आपकी ग्रामर के इश्यूज हैं तब तक आप वो गलतियां करते रहते हैं और आप राइटिंग प्रैक्टिस करते जाते हैं और आपकी जो ग्रामर की इश्यूज हैं वो रिजॉल्व ही नहीं होते। एक स्टूडेंट की केस स्टडी है हमारे पास अकेडमी पर ही। एक स्टूडेंट थे जिनके 2 अटेम्प्ट्स वेस्ट हो चुके थे और उनको पता ही नहीं था कि उनकी ग्रामर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और जब उन्हें पता चला, वो हमारे पास आए और उनके राइटअप्स वगैरह चेक हुए, तो जब उन्हें पता चला कि उनकी ग्रामर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं तो उनको 3 से 4 मंथ सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करने में लग गए थे कि उनके ग्रामर के इश्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनकी ग्रामर के इश्यूज हैं। तो राइटिंग स्किल्स में CSS की जर्नी में सबसे पहले तो आपने लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपने लैंग्वेज पर काम करना है। अब लैंग्वेज पर काम किस तरह किया जा सकता है? लैंग्वेज पर काम आप इस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो ठीक है या नहीं। बेसिक ग्रामर में आपके पास सारे टेंसेज और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आपकी बेसिक ग्रामर होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो आपका प्रेसिएंट कंपोजिशन का भी पेपर है, जैसे कि उसमें आपके पास आते हैं सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन का आपका 10 नंबर का सवाल आता है प्रेसिएंट कंपोजिशन में, तो आपको सेंटेंस करेक्शन के सारे रूल्स आने चाहिए। जब ये अगर आपको पता होंगे तो आप जो गलतियां हैं वो बिल्कुल कम करेंगे और आप फोकस्ड होकर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस किया करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी एडवांस लेवल की ग्रामर आती है, जिसमें स्टूडेंट्स का जो इशू आता है वो ये आता है कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ज़्यादा एरर कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो टेंसेस तो ठीक होते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनाते हैं, मगर जब वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं तो उनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज आते हैं। जब वो लेंथी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो फिर वो वर्ब उस हवाले से सही नहीं लगा रहे होते। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपने देखनी होती हैं जब आप राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो राइटिंग स्किल्स पर है, और जो अभी हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूं कि आज CSS 2026 के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, ये जो सेशंस हैं ये
उनके लिए हैं। और आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस की और राइटिंग स्किल्स की। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई वो ये है कि आपने अपने लैंग्वेज पर फोकस्ड रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लैंग्वेज के क्या इश्यूज हैं और आपके बेसिक ग्रामर के इश्यूज हैं या एडवांस लेवल के इश्यूज हैं। बेसिक ग्रामर में मैंने आपको बता दिया कि आपके टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी एरर्स होते हैं वो बेसिक ग्रामर में आते हैं। अगर आपके टेंसेस के इश्यूज आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने अपनी ग्रामर पे काम करना है। और जिनके ये लैंग्वेज के इश्यूज होते हैं उनको 2 से 3 महीने लग जाते हैं अपने ग्रामर के इश्यूज रिजॉल्व करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएसएस की जर्नी में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना होता है। 12 सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ फिर ग्रामर जिनकी वीक है तो उन्होंने शुरू से इस पर काम करना होता है। तो आपने सबसे पहले अपने लैंग्वेज को देखना है। द सेकेंड थिंग इज आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और राइटिंग स्किल्स तब तक आपकी सही नहीं होंगी जब तक ये दोनों फैक्टर्स आपके उसमें नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है और कंटेंट भी उसका बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे आइडियाज कोट कर रहे हैं, मगर अगर उनके लैंग्वेज के इश्यूज हैं तो जो आपका चेकर होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो आपके उस आइडिया को पढ़ ही नहीं पाएगा। जिस तरह एकेडमी पर, टॉर्च बियरर्स इस एकेडमी पर कोई स्टूडेंट अगर कोई अच्छा राइटअप लिख के लाते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया भी लिखा होता है, मगर उनकी ग्रामर के इतने इश्यूज होते हैं तो जो टीचर होता है वो उनकी गलतियां मार्क करने में ही अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर देता है। तो जब तक आपकी लैंग्वेज और नॉलेज दोनों एक लेवल के नहीं होंगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि इस नॉलेज को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। इस नॉलेज को आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है। क्वालिटी मटेरियल आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? क्वालिटी मटेरियल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपने ऐसी बुक्स पढ़नी है जो कि ऑथेंटिक सोर्सेस आपने पढ़ने हैं और बुक्स आपने हमेशा वही पढ़नी है जो रिकमेंडेड हैं। अब एफपीएससी आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेड बुक्स बताते हैं। आपने अगर सिलेबस देखा हो सीएसएस का तो हर सब्जेक्ट के नीचे एक लिस्ट ऑफ बुक्स मेंशन होती हैं और आपने उन बुक्स में से देखना होता है कि आप कौन सी बुक्स हैं जो आपका सिलेबस कवर कर रही हैं। अगर आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप एक बुक जरूर पढ़ें। कंप्लीट आप एक बुक पढ़ेंगे तो आपको उसका टोन समझ आएगा, उसकी नॉलेज आपको समझ आएगी, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन डेप्थ समझ में आएंगे कि क्या बात हो रही है, किस तरह बात हो रही है, किसी भी आइडिया को लिखने का तरीका क्या होता है, आइडिया स्टार्ट कैसे करते हैं और उसके स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स कैसे होते हैं, फिर वो बिल्डअप किस तरह होता है आइडिया, और बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होते हैं, और अगर जो ऑथर हैं वो बात कंक्लूड कर रहे हैं ये आपको एक बुक में देखने को मिलती हैं। इसलिए आप जरूर एक बुक लाजमी पढ़ा करें और लाजमी पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और साथ साथ आपने रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ने होते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स में देखें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई होती है उससे आपकी ना ही सिर्फ आइडियाज इम्प्रूव होते हैं बल्कि आपके जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी लैंग्वेज के इश्यूज हैं मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगी कि वो हमेशा जब भी रीडिंग करें तो आपने ये जरूर देखना होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या इस्तेमाल की गई है बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल, जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, अगर उनके टेंसेस का इशू है या एडवांस लेवल लैंग्वेज का इशू है, जिस तरह एडवांस लेवल में हमने बात की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर का इशू होता है, जब वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो अब वो एरर करते हैं इस किस्म के। और हमें पैरेलल स्ट्रक्चर को खास देखना होता है जब भी हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसमें 2 से 3 आइडियाज डिस्कस करने होते हैं एक ही सेंटेंस में। तो आपने जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसका खास ख्याल रखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है। मैं भी उनके टेंसेस ठीक हो, उनकी बेसिक ग्रामर ठीक हो, मगर एडवांस लेवल की जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उनके वो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो आपने जब भी रीडिंग करनी है, जब भी बुक पढ़नी है, जब भी आपने रिकमेंडेड सोर्स को कंसल्ट करना है, जब भी आपने रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है,
तो आपने ये लाजमी देखना है कि आप उसकी लैंग्वेज पर भी फोकस करें आइडियाज के साथ साथ। आप वो कॉन्सेप्ट तो ले रहे हैं जो आपको वो बता रहे हैं, मगर कॉन्सेप्ट के साथ आप देखें कि अल्फाज कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, वर्ड्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कि किस किस्म का एक्सप्रेशन वहां पर यूज हुआ है, और ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सी टाइप है सेंटेंस की, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। और फिर कोशिश किया करें कि आप भी वैसे सेंटेंसेस लिखें। जरूरी नहीं होता कि आपने वर्बोसिटी का इस्तेमाल किया या आपकी बहुत ज्यादा एक फ्लावरी लैंग्वेज हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन CSS। आपकी सिंपल लैंग्वेज हो मगर वो एरर फ्री हो। तो हम ये बात कर रहे हैं आज राइटिंग स्किल्स के हवाले से कि आपने सबसे पहले लैंग्वेज के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ साथ आपकी जो नॉलेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और आपने लैंग्वेज पर किस तरह काम करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, और साथ ही आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ से पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स से पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल से पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो मजीद इम्प्रूव हो तो 1-2 टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपने फोकस करना होता है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूटिलाइज करके कोई भी राइटअप लिख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये मतलब होता है कि आपने पहले फ्री राइटिंग करनी है, और फ्री राइटिंग करने से क्या होगा कि आपके जहन में जितने भी आइडियाज हैं वो आपने सारे एक पेज पर लिख देने हैं। अब ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें आपने ये नहीं सोचना होता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब आपने यहाँ पर इस लेवल पर यह नहीं सोचना कि आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो सही है या गलत है। आपने अपने तमाम आइडियाज को एक पेज पर लिख लेना है, जिसको हम रफ वर्क भी कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये होता है कि आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है वो आप एक रफ पेज पर लिख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। जो उस वक्त आपको नहीं आ रहा होता, आपको जो लग रहा होता है कि मैं ये टॉपिक नहीं डिकोड कर सकता, या मैं इस टॉपिक पर नहीं लिख सकता, या मेरे पास इस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो आपका वो जो ये जो आपका स्टांस है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप सारे आइडियाज को एक रफ वर्क पर उतार लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो काम करने लग जाता है, और आपका माइंड इस तरह काम करता है कि अब आपके पास जो आइडियाज होते हैं वो रेलेवेंट आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा था ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आपने फ्री राइटिंग करके वो तमाम आइडियाज लिख दिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो जब भी लिखने बैठते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि हम फर्स्ट लाइन ही ऐसी लिखेंगे जो कि परफेक्ट हो। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप परफेक्ट एक पहली लाइन लिखें। हाँ, ये होगा जब आपने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की हुई होगी, आपने 100-200+ राइटअप्स लिखे होंगे, उनको चेक करवाया होगा, तो ये आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप पहली लाइन ही जब लिखें तो वो परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे का टॉपिक पढ़ा और आपने साथ ही पहला ही दिमाग में जो आपके थॉट आई वो परफेक्ट थॉट आई, और वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही आपके माइंड में आई। ये होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ये परफेक्शन अटेन कर लेते हैं, मगर मोस्टली ऐसा नहीं होता। मोस्टली ये होता है कि जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है तो फर्स्ट थॉट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये होती है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता। फिर दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये टॉपिक इतना नहीं आता, मुझे एक आधा पॉइंट आता है, और वो एक आधा पॉइंट लिखकर बस कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक आधा पॉइंट ही आता है इस हवाले से, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं इस पर लिखूं, और उस वक्त वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि देखिए आप हर चीज़ प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। जब आपका पेपर आता है तो आपको 2 सवाल बहुत अच्छे आते होंगे, बेस्ट आते होंगे, तीसरा सवाल आपको 75% आता होगा, मगर एक सवाल ऐसा होता है जो आपको थोड़ा आ रहा होता है, थोड़ा नहीं आ रहा होता। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, और आपने ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूटिलाइज करना होता है, और आपने पॉइंट्स बनाने होते हैं, पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, और वो तभी होता है जब स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक आती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये करना होता है कि सबसे पहले आपने फ्री राइटिंग करनी होती है। आपके माइंड में जो भी आ रहा है, राइट और रॉन्ग,
रॉन्ग आइडियाज। आपने सारे आइडियाज एक पेपर पर लिख लेने हैं और इस लेवल पर आपने ये नहीं सोचना कि मैं सही लिख रहा हूँ या मैं गलत लिख रही हूँ। फिर स्टेप नंबर 2 ये होता है, स्टेप नंबर 2 में आप ये करते हैं कि उन आइडियाज में से आप फिल्टर करते हैं कि ये आइडिया मेरा सही है या गलत है, या मैं इन दोनों आइडियाज को मर्ज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या पहले नंबर पे मैं कौन सा आइडिया मेंशन करूं, या सेकंड नंबर पे मैं कौन सा आइडिया लिख सकता हूं। तो ये वाला जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आप फिल्टर करते हैं और यहाँ पर ही आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं अपने आइडियाज की। और थर्ड स्टेप ये होता है कि जब आपको अब समझ आ गया कि अच्छा अब मेरे पास 4 से 5 ऑथेंटिक पॉइंट्स आ गए हैं, अब आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। अब आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक पर लिखें, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो फर्स्ट स्टेप था फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, उसको आने दिया। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, हम टॉर्च बियरर्स इस एकेडमी पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही होती है जब वो एसे को डिकोड करते हैं। एसे को डिकोड करने के लिए दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो बहुत इजीली अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं और बहुत इजीली एसे को डिकोड कर लेते हैं, मगर दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एसे का, समझ लें कि जो उनकी डिकोडिंग का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते तो वो सही तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे होते ऐसे को। उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो कहीं बहुत नीचे, किसी आउटलाइन के किसी नीचे लाइन में, किसी नीचे नंबर पर लिखा हुआ होता है। और जब उन्हें दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो उन्हें ये बताया जाता है कि ये जो आपका मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट था ये तो आपने 10वें नंबर पर लिखा है और ये तो फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। तो उनको ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जो मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक बताई है वो इसको नहीं फॉलो करते। तो जो स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक को सही से फॉलो करते हैं, अपने सारे आइडियाज लिख लेते हैं और उसके बाद नंबरिंग करते हैं कि जी अब मैं देखता हूँ कि इनमें से सबसे मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले पॉइंट कौन सा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट का जो सबसे रेलेवेंट पॉइंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो 10th नंबर पर उन्होंने लिखा होता है, या वो 10 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उनके जहन में आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें नहीं आता कुछ, इसका ये मतलब है कि वो इतने एफिशिएंट नहीं है अपनी इस टेक्निक में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आता बहुत कुछ है, मतलब उनकी रीडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, मगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते अपने एग्जाम्स में, अपने रिटन एग्जाम्स में। वो इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं होता कि हम पहले कौन सी बात करें, हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत कम होता है, उनके पास 4 से 5 पॉइंट्स होंगे हर टॉपिक पर, मगर वो इतना एफिशिएंटली उसको एलैबोरेट करते हैं, इतने अच्छे से उसको लिखते हैं कि वो उन स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज बहुत था मगर हम परफॉर्म नहीं कर सके पेपर्स में। वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं होती। और राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने लैंग्वेज पर फोकस करना है, और लैंग्वेज पर आप इस तरह फोकस कर सकते हैं सबसे पहले कि आप उसकी इवैल्यूएशंस कराएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है लैंग्वेज का। सेकंड, जब भी आप रीडिंग करें तो आप क्वालिटी मटेरियल पढ़ा करें, और जब आप क्वालिटी मटेरियल पढ़ते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को जरूर देखा करें, लैंग्वेज को जरूर देखा करें आइडियाज के साथ साथ, कि कौन सा आइडिया, किस आइडिया की बात हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है और किस तरह बात हो रही है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, कौन से जार्गन्स का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। तो आप जब स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं तो आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। फिर हमने ये बात की
कि आपने अपने नॉलेज को देखना है, साथ साथ अपने आइडियाज़ को देखना है और आइडियाज़ को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल होता है आपके दिमाग में, आपने वो विदाउट एनी जजमेंट लिख लेना होता है रफ पेपर पर, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि फिर आपने उसे ऑर्गेनाइज करना है। अपने सारे फ्री आइडियाज़ को आपने ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करने के बाद ही आप एक ड्राफ्ट बनाते हैं और ड्राफ्ट के बाद ही आप एक अच्छा राइटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुरू में जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती उन्हें ये स्टेप्स लाजमी करने होते हैं, मगर जो लोग बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 100 राइटअप्स 200 राइटअप्स भी लिख के चेक करवाते हैं, तो उसके बाद उनको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहला सेंटेंस ही जब लिखते हैं तो वो इतना परफेक्ट होता है वो बिल्कुल टॉपिक के साथ जा रहा होता है, तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो राइटिंग स्किल्स के लिए मैं आज यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और बीइंग अ CSS क्वालिफायर मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो सारे स्टेप्स हैं ये शायद आपको सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहे हों, मगर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे और आप इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये सुनने में ईजी बातें लग रही हैं, मगर जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का बड़ा एक बैरियर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। वो सोच नहीं सकते आइडियाज़, उन्हें ऐसा लग रहा होता है उन्हें नहीं आ रहा, तो इस बैरियर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब आप इस काम को शुरू करेंगे तभी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलेगा। और अगर आप बहुत एफिशिएंट हैं इस काम को लेकर तो कभी भी आपको नॉलेज का इशू नहीं आता, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है CSS, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है और ग्रेजुएशन तक हम सब ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है। सिर्फ बात ये होती है कि आप उसको किस तरह पेपर पर लाते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं, किस तरह पेश करते हैं और अपने मार्क्स गेन करते हैं। तो आपके जितने भी मजीद सवालात हैं आप इस पोस्ट पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये CSS 2026 के लिए लाइव सेशंस हैं और भी बहुत ज़्यादा सेशंस इस पेज पर मौजूद हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं तो एक दफ़ा ज़रूर इस पेज को गो थ्रू करें, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स मिलेंगी और आप उसको फॉलो करके अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। और रिगार्डिंग एडमिशंस, TBA एक फिजिकल एकेडमी है, टॉर्च बियरर्स इस एकेडमी, इट्स अ कराची बेस्ड इंस्टीट्यूट। और आपको मजीद कोई भी डिटेल्स चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।